अस्सलाम वालेकुम, बोल निस्बत खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, किसी को दाल हुकूमत पर दावा बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो भी हत्थे चढ़ेगा उससे कोई नरमी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई को वार्निंग दे दी। कहा, कोई एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएगा तो हमने तैयारी कर रखी है, फिर कोई शिकवा न करे, एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी कल तक का टाइम है। उन लोगों को ये दोबारा सोचना चाहिए कि किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई कल ये करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करें। हमारे लिए ये एक बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम हर तरह की अरेंजमेंट भी करें और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुंचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूं कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। हमने हर तरीके से अपने पूरे इंतजाम करने हैं। पीटीआई के साबिक रुकन ने पार्टी और बानी को आड़े हाथों ले लिया। फैसल वावजा कहते हैं कि बानी पीटीआई इक़्तिदार की खातिर लाशें गिराना चाहते हैं। मुतालबा किया कि कौम से बेटों की कुर्बानी मांगने वाला पहले अपने बेटों को पाकिस्तान बुलाए। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई का प्यादा करार दिया। साथ ये पेशगोई भी की कि 21 अक्टूबर तक 26वीं आईनी तरमीम मंसूर की जाएगी। को लाशें चाहिए, ये प्लान है और इस प्लान के तहत सब गामजन है। इस पूरी सिचुएशन में परेशानी दो ये है कि सबसे पहले परेशानी है कि जी मेरे इक़्तिदार के लिए लाशें गिरा दो। ब्लाइंड फॉलो की लिमिट है। आप अपने बाप को भी ब्लाइंड फॉलो नहीं करते। जहां आपको मरवाने के लिए ला रहे हैं, गालम गलोच के लिए ला रहे हैं, आग लगाने के लिए ला रहे हैं मुल्क के अंदर, ये माइंडसेट अब हमें चेंज करना होगा और करेंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोटिस इस वायलेंस का, ये नो गो एरिया का, जहां कानून मना कर रहा है उस पर खड़े होने का। और जो हमारे मुल्क में अभी डेवलपमेंट से रिलेटेड लोग आ रहे हैं हेड ऑफ द स्टेट्स, उनको एक इंप्रेशन देने का भी। आप दुनिया में क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? कंटेनर खड़े हैं, यहाँ तो पोर्ट नहीं है भाई इस्लामाबाद के लिए। आप मजाक बना रहे हैं। आपने IMF को लेटर लिखा तहरीक इंसाफ में ताकि पाकिस्तानियों की तकदीर खत्म हो जाए। आप अंग्रेजों को लेटर लिख रहे हैं, वैसे आप कह रहे थे साइफर हिला के कि मुझे गुलामी नामंजूर है। आप खुद ज़हनी सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 63A से मुताल्लिक केस का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुतफ़िका तौर पर नज़रसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नज़रसानी अपील मुतफ़िका तौर पर मंजूर की जाती है। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 63A पर नजरसानी का साबिका फैसला कलअदम। चीफ जस्टिस ने नजरसानी अपीलों पर फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नजरसानी अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नजरसानी अपील का फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी अपील मुत्तफिका तौर पर मंजूर की जाती है। केस का फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था, आर्टिकल 63A की तशरीह के केस पर जस्टिस मजहर आलम का इख्तिलाफी नोट 30 जुलाई को आया, जबकि बेंच की अक्सरियत ने तफसीली फैसला 14 अक्टूबर को जारी किया। जस्टिस मजहर आलम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अक्सरियती फैसले में कहा गया कि वोट डालने और शुमार होने में फर्क है। 2022 में साबिक सदर आरिफ अलवी ने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा था और आर्टिकल 63A की तशरीह की इस्तदा की थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला सुनाया था कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने आर्टिकल 63A की समाअत से खुद को अलग कर लिया। कहते हैं कि बेंच आईनी नहीं, बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का केस चीफ जस्टिस कासी फाइज ईसा और बैरिस्टर अली जफर के दरमियान दिलचस्प मकालमा। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से मकालमा किया कि आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई है। अली जफर बोले, मुलाकात तन्हाई में नहीं हुई, अहलकार मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने कौन सी खुफिया बात करना थी? चीफ जस्टिस ने कहा, अली जफर साहब आप सीनियर वकील हैं, जानते हैं अदालती कार्रवाई कैसे चलती है। अली जफर ने जवाब दिया, मेरे मौक्कल को बेंच पर एतराज़ात हैं, हिदायत के मुताबिक अमल करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। अली जफर बोले, सुर्खी आज भी है, 25 अक्टूबर वाली। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें इस बात का मालूम नहीं।
चीफ जस्टिस कासिफ वाइस ने अली जफर को पेशकश की, हम आपको अदालती मावन मुकर्रर कर दें, आपको एतराज तो नहीं। सीनियर वकील ने कहा, अदालती हुक्म पर कोई एतराज नहीं, मावन बनने को तैयार हूँ। अली जफर ने इंकशाफ किया, हुकूमत आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है, अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। चीफ जस्टिस ने वार्निंग दी, आप हद अबूर कर रहे हैं और फैसले से कबल तौहीन अमेज बातें कर रहे हैं। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारी इज्जत करें। मुल्क को चलने दें, आप एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं? अली जफर ने कहा, मशवरा होगा, आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। चीफ जस्टिस ने कहा, आप हमें मुफ्त का मशवरा दे रहे हैं, तो एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है। कहा, तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामला तय कर लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे गूंज उठे। नज़रसानी केस का फैसला वो बेंच करेगा जो आईनी तरीके से बनाया जाएगा। मामला यहाँ ख़त्म नहीं होगा, अपील दायर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बतौर वकील बानी पीटीआई केस की कार्रवाई का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे हिदायत थी अदालती कार्रवाई का हिस्सा न बने। हमारे मुताबिक 5 रुकनी बेंच का फैसला काबिल अमल नहीं होगा। हम नहीं समझते कि बेंच के पास फैसला करने का हक है। पे ये फैसला हमारे मुताबिक वो बेंच करेगा जो कानून के मुताबिक नहीं तश्कील दिया गया। एक बेंच जो कि गैर कानूनी आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला ना करे बेंच जो है वो वैलिड है, वो जायज़ है, वो कानूनी है या नहीं है। आर्टिकल 63A पर 5 रुकनी बेंच का फैसला आईनी और कानूनी माहिरीन दुरुस्त करार देते हैं। उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी मामलात में बेहतर रहनुमाई करेगा। आर्टिकल 63A के मामले पर अदालत उज़्मा का इक़दाम सराहा जाने लगा। आइन और कानून पर निगाह रखने वाले 5 रुकनी बेंच का फैसला खुश आइन करार देते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक कहते हैं, अदालत ने तमाम फरीक़ैन को सुनकर फैसला किया जो मुस्तक़बिल की सियासी समत का तयन करेगा। आज जिस अंदाज से दलाइल हुए, अली जफर साहब ने अपने आप को पीछे किया और फिर पार्टी को छोड़ के फिर उन्होंने कहा जी चले मैं आप अदालत के मावन के तौर पे बात करता हूँ, तो उनको सुना गया। इस तरह आप देखते हैं नाइक साहब को सुना गया, फारूक नाइक साहब को और लोगों को भी। उसके बाद मुत्तफिका 5-0 से फैसला आना, मेरा ख्याल है ये हमारी आगे आने वाली सियासत जो है ना उसकी डायरेक्शन सेट करेगा। माहिर कानून राजा खालिद कहते हैं, आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार दिया जाना मुतवक्के था। कहा, फैसला आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी साबित करता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल मुतवक्के था, इसलिए कि 63A का फैसला करते हुए उस वक्त का जो बेंच था उसने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया था और सिर्फ 63A ही नहीं बल्कि जो 95 है हमारा आर्टिकल विद रिगार्ड टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो भी बिल्कुल गैर मौसर हो गया था, रिडंडेंट हो गया था। माहिर कानून हाफिज एहसान अदालती फैसले के हामी नजर आए। आर्टिकल 63A का कलअदम करार दिया जाना दुरुस्त करार दिया। कहा, इससे कबूल होने वाला फैसला तनकीद की जद में था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 5-0 से एक फैसला दिया है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के मुताबिक उन्होंने फैसला दिया है, चूँकि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर फैसला किया था मई 2022 के अंदर जो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उसके अंदर किन 4 क्वेश्चंस पे बात की गई थी वो प्रिजम्पटिव किस्म के क्वेश्चन है और आर्टिकल 63A की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो मांगी गई थी। तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाकर 2022 में होने वाले फैसले की तस्हीक कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करने का ऐलान कर दिया। साथ ये भी कहा कि अहम बात है कि ये फैसला खरीद फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए, ये फैसले पर मैच फिक्सिंग भी नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने याद दिलाया कि अदालती फैसलों से हुकूमतें पहले भी गलत फ़ायदा उठाती रही हैं। 63A के हवाले से 63A के हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए इसको। ये चीज़ें ये पहलू अपनी जगह पर होना चाहिए कि हमें अदालत का एहतराम भी है, उनके फैसले हैं, लेकिन हमारे मुल्क की जो रिवायात हैं
उनको भी मद्देनजर रखकर हमें सोचना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिकंदर सुल्तान राजा तैनाती के वक्त हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिकंदर सुल्तान राजा तैनाती के वक्त हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे और सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल सर्वेंट को तैनात नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आपको कैसे मालूम हुआ कि ऐसा ही हुआ। वकील ने बताया कि ये उनकी वेबसाइट पर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे मुतमईन करें और कुछ साबित करें। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि मुझे वक्त दे दें, मैं ब्रीफ कर दूंगा। इलेक्शन कमीशन के वकील बगैर नोटिस रोस्टम पर आए और कहा कि मेरे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से कबल रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि आपको बुलाया ही नहीं और ना नोटिस हुए, लगता है आपको बहुत जल्दी है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा वो नवंबर 2019 में रिटायर्ड हो चुके थे। जनवरी 2020 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया। खबर शामिल करें मलेशियन हम मनसब के हमरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि मलेशियन हम मनसब के साथ मुख्तलिफ शो में ताउन बढ़ाने पर गौर हुआ। मलेशिया के साथ मिलकर दो तरफा तजारत को मज़ीद बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि तय करदा मुआहदा पूरा करेंगे। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मलेशियन हम मनसब की खिदमात काबिल कदर हैं। करप्शन के ख़िलाफ़ मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की जद्दोजहद काबिल तारीफ़ है। Excellency, we have had a wonderful one-on-one discussion and then bilateral discussion, and we covered a gambit of whole set of areas, including trade, investment opportunities, and far-sighted talk. You threw light on various important issues, bilateral, multilateral, and focusing on how to promote and enhance our economic relations. Categorical assurance that together we will inshallah find new heights. Today, under your great leadership, Malaysia is progressing in a manner which is a model to emulate. Your foreign direct investments are on the increase and fight against corruption. इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मलेशिया के वज़ीर आज़म का कहना था कि अच्छे अल्फाज से मुखातिब करने, मेज़बानी, सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान हमारा बाएतमाद बरादर मुल्क है। मेरा ये दौरा बड़ा मायने ख़ीस है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बसीरत, ताफरोस और दूर अंदेश रहनुमा थे। मैंने कई बार उनके फरमात को अपनी तकरीर में हवाला दिया। अनवर इब्राहिम ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी क़यादत ने अगले महीने कोलालमपुर में मुलाकात करेंगे। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान से 1 लाख टन चावल दरामद करेंगे। आइंदा माह कराची में मलेशिया अपना तिजारती दफ्तर भी खोलेगा। शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ for the hospitality to my delegation, for your kind remarks, for your support. Merely a friendship or diplomatic encounter, but for a brotherly spirit shown and the love and affection as brothers. Well, I am a friend, a brother of Pakistan, and I think my visit is, of course, very meaningful to me, led by one esteemed world statesman, Khairul Azam Muhammad Ali Jinnah. And I recall that many of my speeches, lectures, and so we'll meet next month in Kuala Lumpur, inshallah. The Joint Review Committee of the Malaysia-Pakistan Close Economic Partnership, and we'll certainly speed up the import from Pakistan. Similarly, rice. And we have agreed the initial 100,000 metric tons.
مسلمانوں کی نسل کشی اور فلسطین پر قبضے کے لیے اسرائیل نے نئی مہم شروع کر رکھی ہے۔ بلاول بھٹو کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کہا خارجہ سطح پر پوری دنیا کے لیے اس وقت مشرق وسطی اور اسرائیلی جارحیت کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ مشرق وسطی سے لے کر ایران تک ایک جنگی تھیٹر بنتا چلا جا رہا ہے۔ بچوں اور خواتین کی شہادت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ فلسطین کے مسئلے پر پورے پاکستان کو ایک صفحے پر ہونا پڑے گا۔ جو اسرائیل کا امپیریلسٹ کولونیل ایکسپینشنسٹ ایجنڈا ہے، جس پہ انہوں نے مسلمانوں کا جینوسائیڈ کی صورت میں اور مسلمانوں کی سرزمین کو قبضہ کرنے کی صورت میں ایک نیا مہم اکتوبر 7 سے شروع کیا۔ اس پوری سازش میں مسلمانوں کو اور خاص طور غزہ کے مسلمانوں کو ڈی ہیومنائز کیا گیا، ان کا قتل عام کو جسٹیفائی کیا گیا۔ انٹرنیشنل لاز، یونائٹڈ نیشنز کنونشنز، انسانی حقوق کا کوئی پرواہ نہیں۔ جتنے بچے کو شہید کیے گئے ہیں، جتنے خواتین کو شہید کیے گئے ہیں، اس سے پوری دنیا پہ کوئی اثر نہیں۔ اپنا وہ تھیٹر کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک فلسطین کا ایشو ہے، جہاں تک مسلم امہ کا ایشو ہے، جہاں تک انسانیت کا ایشو ہے، نہ صرف ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں مگر پورا پاکستان کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر باراتیوں کی گاڑی الٹنے سے 7 افراد جاں بحق جبکہ 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کوئٹہ سے نمائندہ بول نیوز دانش مراد سے۔ جی دانش، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں کوئٹہ کے سول ہاسپٹل میں موجود ہوں، جہاں اب سے کچھ دیر قبل جو کوئٹہ کا علاقہ ہے مغربی بائی پاس بروری روڈ، وہاں پر جو باراتیوں کی گاڑی الٹی تھی، اس کے زخمیوں کو، شدید زخمیوں کو ٹراما سینٹر کوئٹہ منتقل کیا جا چکا ہے۔ اب تک جو اطلاعات ہمارے پاس موصول ہوئی ہیں اسپتال حکام BMC اسپتال کے حکام کی جانب سے، ان میں یہ ہے کہ 7 افراد اب تک اس واقعے میں، اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور اب تک 30 سے زائد جو افراد ہیں وہ زخمی ان کو بتایا جا رہا ہے، اور ان میں سے 6 کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے، جنہیں سول ہسپتال کے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان حادثے میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، اور جاں بحق افراد میں بھی خواتین اور بچے بڑی تعداد میں شامل ہیں۔ اوور آل سچویشن اس وقت جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ علاقے کو جو جائے وقوع تھے اسے جو ہے وہ کارڈن آف کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو پولیس، FC اور جو دیگر ادارے تھے، ریسکیو ادارے تھے، وہ بھی علاقے میں پہنچ چکے تھے، جبکہ جو علاقہ ہے وہاں سے تمام تر زخمیوں کو اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو نکال کر اسپتالوں میں منتقل کیا جا چکا ہے، اور اس وقت جو شدید زخمی ان کو مختلف اسپتال، بالخصوص جو سول ہسپتال کا ٹراما سینٹر ہے وہاں پر بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی، اور کراچی میں 4 روز قبل 1 کروڑ کی واردات کے ملزمان اب تک نہ پکڑے جا سکے۔ متاثرہ خاندان حکومتی مدد کے طلبگار ہیں۔ اس وقت نمائندہ بول نیوز خرم گلزار متاثرہ خاندان کے ہمراہ موجود ہیں، ان کا کیا کہنا ہے خرم سے جانتے ہیں۔ خرم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، لیاقت آباد میں 4 روز قبل 1 کروڑ کی چوری کی بڑی واردات رپورٹ ہوئی، جس کا مقدمہ بھی درج کیا گیا، لیکن 4 روز گزر جانے کے باوجود پولیس کی جانب سے اب تک خاطرخواہ انویسٹیگیشن نہیں کی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اہل خانہ موجود ہیں جن کا بتانا ہے کہ گھر میں غیر ملکی کرنسی اور دیگر سامان موجود تھا، لیکن پولیس نے اب تک کوئی خاطرخواہ نتائج سامنے نہیں لے کر آئی ہے۔ انویسٹیگیشن 4 دن سے ہو رہی ہے، کیا پولیس کی جانب سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس میں؟ ابھی کوئی رسپانس نہیں ہے۔ فنگر پرنٹس لے کر گئے تھے، اس رات تو لگ رہا تھا کہ فنگر پرنٹس لیے ہیں یا کچھ کام ہو جائے گا جلدی، لیکن وہ 4 دن گزر گئے، ابھی تک صرف ہم سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کس پہ شک ہے۔ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور واردات جو ہے وہ ان کا شبہ ہے کہ واردات میں کوئی گھر کا ہی فرد ملوث ہو سکتا ہے، لیکن پولیس کی جانب سے کوئی اہل خانہ کو مطمئن نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اہل خانہ سخت ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ جی، اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ڈاکو راج جاری ہے، شہری نشانے پر ہیں۔ اب تو جان کی قیمت بھی صرف ایک تنخواہ اور موٹر سائیکل کے برابر رہ گئی ہے۔ سرجانی ٹاؤن میں ڈکیتی مزاحمت پر رواں سال شہری جان کی باسی ہار گیا۔ کراچی اسٹریٹ کرمنلز کے نشانے پر جان کی قیمت صرف ایک تنخواہ اور موٹر سائیکل۔ رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر 100واں شہری بھی زندگی ہار گیا۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سیکٹر لیاری 36 میں ڈاکوؤں نے ایک شہری کو مار ڈالا۔ شناخت فیصل کے نام سے ہوئی۔ مقتول کے بھائی نے بتایا کہ ملزم نے رقم لوٹنے کے بعد موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش میں مزاحمت پر گولیاں ماری۔ رقم تو لے لی تھی انہوں نے، بائک کے مسئلہ تھا، بائک کی مزاحمت۔ بھائی بولا بائک نہیں دوں گا، بائک میرے کام کی ہے، یہ میں سواری میں روز کی آج، اس نے بولا بائک تو لے کے جائیں گے، میں نے بائک انہوں نے فوراً گولی مار۔ والد نے بتایا کہ ملزمان نے دونوں بھائیوں سے 80,000 روپے نقد رقم لوٹی۔ ایک بچے کا واقعہ ہے، 80,000 80,000
डकैती की बढ़ती वारदातों पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने भी कराची का नुहा सुना दिया। कहा कराची के शहरी लुट रहे हैं, इसको सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए। कराची का एक एक शहरी इससे जो है वो परेशान है, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं, आज भी जो है लोग लुट रहे हैं। इस हवाले से कंक्रीट मेजर्स करने की जरूरत है। अहले इलाका का कहना है कि इलाके में लूटमार की वारदातें रोज का मामूल है। सिंध के हुक्मरान कराची को अहमियत दें और डकैती वारदातों पर काबू पाएं। और बलूचिस्तान का पहला अल्ट्रा रनर जो बगैर किसी उस्ताद के ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता है। ये खिलाड़ी कौन है और कैसे इस नौजवान ने अपने करियर का आगाज किया, जानते हैं सिद्रा आरिफ की इस रिपोर्ट में। ये है मुख्तार हुसैन। मरी से स्कर्दू तक दौड़ कर पहुंचने का मुनफरद रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। क्वेटा के इलाके हज़ार टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले अल्ट्रा रनर मुख्तार हुसैन ने 2 साल कबल रनिंग को बतौर कैरियर चुना। बगैर किसी कोच और बाकायदा तरबियत के मरी से स्कर्दू तक 540 किलोमीटर का फासला 11 दिन और 10 घंटे में तय किया। मरी टू स्कर्दू जो कि 540 किलोमीटर बनता है, मैंने 11 दिन और 10 घंटे में कहते हैं। इससे पहले मैं जो है क्वेटा टू ज़ारत मैंने दौड़ की थी। अल्ट्रा रनिंग मुश्किल खेल है जिसके लिए सख्त मेहनत और डाइट का खास ख्याल रखना पड़ता है। मुख्तार हुसैन ट्रेनिंग का आगाज़ सुबह 3 बजे करते हैं। बलूचिस्तान का ये नौजवान अपनी मेहनत, लगन और सलाहियतों के बलबूते पर आलमी रिकॉर्ड बनाना चाहता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।